अमेरिकन प्लेराइट अर्थर मिलर का ड्रामा है ऑल माय सन्स। इस ड्रामे का मैंने मतलब कैरेक्टर के बारे में वो और एक समरी जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी वीडियो बना दी है मैंने अलग से। आज हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मतलब जो इससे में रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन या तो राइटर के ऊपर आते हैं या फिर आपके ड्रामे के ऊपर आएंगे, मतलब जो वर्क हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो एलटी ग्रेड में अर्थर मिलर का ऑल माय सन्स लगा हुआ है। वैसे तो डेथ ऑफ सेल्समैन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है अर्थर मिलर का, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में एलटी ग्रेड में जो लगा हुआ है वो है ऑल माय सन्स। तो ऑल माय सन्स, इस प्ले की बात करेंगे। इसके मेन मेन क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि किस तरीके से ये रियल स्टोरी बेस्ड प्ले है, जिसमें अर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम्स जो है उसको क्रिटिसाइज करा है। तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो ये प्ले जो तो पब्लिश जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। तो ये यार खैर वैसे भी आपके याद रह जाएगी क्योंकि हमारा देश भी आजाद हुआ था। लेकिन इस प्ले में सारी चीजें एक रियल इंसिडेंट पर है, और वो रियल इंसिडेंट था जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसमें एक प्लेन क्रैश हुआ था, मतलब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसमें गलत या डिफेक्टेड पार्ट लगा दिए थे कंपनी ने। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी रियल इंसिडेंट को एक न्यूज़पेपर में जब पढ़ा अर्थर मिलर ने, तो उन्होंने इस प्ले को लिख दिया था। और यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर उसमें दिखाए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक परिवार है केलर परिवार, जिसमें जो मिस्टर जो है, जो बहुत बड़े मतलब उसके मतलब ऑनर थे कंपनी के, और उनका पार्टनर था स्टीव, दोनों का नाम उसमें आ गया था। और स्टीव को इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से लालच से और झूठे गवाह और पैसे से ये इसने अपने आप को बचा लिया, जो केलर था। तो उसी की जिक्र भी हम करेंगे। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें दिखाया गया, मतलब प्ले के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की सेटिंग दिखाई गई है। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जो ये परिवार है, एक केलर परिवार है और एक डिवर, तो दोनों परिवारों के बच्चे जो है युद्ध में गए थे। युद्ध में तो बहुत, जब भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत इंसान उसमें युद्ध में बहुत उन्हें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वे सब जाते भी है। ये प्ले ओपनड ऑन ब्रॉडवे एट द कोरोनेट थिएटर। अब ये इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है। कोरोनेट थिएटर था ये न्यूयॉर्क के अंदर। अब ये प्लेस में स्टार्ट हुआ जनवरी 1947 में, और नवंबर 1947 तक ये उसमें लगातार चलता रहा। जैसे कोई ऐसा होता है ना, शोले मूवी और एक डीडीएलजी, कुछ ऐसी मूवी होती है कि भाई एक थिएटर में लगातार चली है, कई कई साल तक चली थी। 328 बार मतलब ये प्ले लगातार परफॉर्म हुआ, हटा नहीं। जैसे मूवी लग जाती है ना, वो हटती नहीं है। अब तो 7 7 8 8 दिन में मूवी हट जाती है। कभी पहले की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे चले, मतलब इतना देखा गया। देखो, जब भी तो चलेगी कोई मूवी जब उसे देखने वाले डेली आ रहे होंगे। तो वहां आ रहे थे, तो ऑल माय सन्स इतना सुपर डुपर हिट रहा था। हालांकि ये अर्थर मिरर जो है इनका सेकंड प्ले था जो मतलब पब्लिश कराया था। फर्स्ट वाला इनका अनसक्सेसफुल रहा था, फेलियर हो गया। तो इन्होंने जब ये इसे लिखा था ना, तो ये बोला था, या इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, अगर मेरा ये सेकंड प्ले चला नहीं, मतलब ये भी फेलियर हो गया ना, तो जिंदगी में फिर मैं कभी लिखूंगा नहीं। मतलब मैं इस जॉनर को छोड़ दूंगा, ड्रामा लिखना बंद कर दूंगा। लेकिन ये इनका बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और इतना हुआ कि थिएटर में लगातार 328 परफॉर्मेंस हुई, मतलब इतने शो चले इसके। इट वॉज डायरेक्टेड बाय, और इसे डायरेक्टेड करने वाला, मतलब जब ड्रामा या जैसे मूवीज होती है ना, डायरेक्टेड बाय, ये कोई भी फिल्म जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो नंबरिंग चलती है तो उसमें आता है डायरेक्टेड बाय, पब्लिश्ड बाय, डायरेक्टेड बाय। तो डायरेक्टेड किसने करा था? एलिया कैजन ने। तो ये इनके डायरेक्टर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस प्ले इज बेस्ड अपॉन द ट्रू स्टोरी विच वॉज पब्लिश्ड ऑन ओहियो न्यूज़पेपर है ये अमेरिका का। इसमें ये पूरी घटना लिखी गई थी, और इसी पर बेस्ड होकर के, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड करके अर्थर मिलर ने अपना ये ऑल माय सन्स, इसीलिए ज्यादा चला भी है क्योंकि ये रियल इंसिडेंट पे था। जब भी कोई घटना घटित होती है, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी, जो उरी के नाम से जैसे मूवी है, या बॉर्डर है। तो कुछ ऐसी मूवीज है जो इंसिडेंट पे है, कोई युद्ध हुआ है कुछ इस तरीके से। और इस पे बहुत सारी मूवीज है जो हमारे देश की आजादी को लेकर के है, भगत सिंह जैसी मूवी। तो वे बड़ी सुपर डुपर हिट इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसान बिल्कुल उनसे अटैच हो जाता है, इमोशनली भी अटैच हो जाता है। तो ये प्ले बेस्ड था अपॉन ट्रू स्टोरी थी।
विच वॉज पब्लिश्ड इन ओए न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी। देर इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन दिस प्ले। इस प्ले में अर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिसाइज करा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? ये एक फ्रेज है अमेरिकन ड्रीम, जिसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो खाओ पियो और ऐश करो। ये अमेरिकन ड्रीम है। मतलब अमेरिकन ड्रीम का जो मानना है, इसका मतलब ये होता है टू गेन प्रॉपर्टी, वेल्थ, धन, पैसा, मनी, ये सब कुछ प्राप्त करना बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी मतलब इन चीजों को प्राप्त करना और ऐश करना। ऐसा कहा जाता है कि अरे खाओ पियो ऐश करो, और जिंदगी जो है कोई लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ जाना है, तो उस चीज को। तो इस चीज को ज्यादा खाने कमाने के चक्कर में इंसान गलत तरीके से कमाना स्टार्ट कर देता है। जो काम करा था, जो इसका प्रोटेगनिस्ट है मिस्टर जो केलर, उसने भी ऐसे ही कर दिया। एक सेल्फिश बिजनेसमैन था, और क्या करा कि किस तरीके से उसने गलत पार्ट लगा दिए, डिफेक्टेड पार्ट्स लगा दिए एयरक्राफ्ट में। अरे किसी और काम में कर लेते उसने। जो मिलिट्री का मतलब एयरफोर्स का जो प्लेन होता है, जो फाइटर फाइटर प्लेन होते हैं ना, उसके अंदर लगा दिया, फाइटर जेट में। तो वो तो गलत ही था। और देखो हमारे सोल्जर्स 21 पायलट्स जो थे वो उसमें मारे गए। देयर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन दिस प्ले। इसमें क्रिटिसाइज करा है अर्थर मिलर ने। ऑल माई सन्स एक ट्रेजिडी है अर्थर मिलर की। ट्रेजिडी क्यों है? क्योंकि जो प्रोटेगनिस्ट है इसका, उसने भी अपने आप की आत्महत्या कर ली थी। एक बेटा था लैरी, वो मारा गया। तो मतलब ट्रेजिडी है एक। लास्ट में मौत दिखा, जैसे ही वो मरता है अपने आप को, तो तुरंत ही प्ले मतलब क्लोज हो जाता है। मिलर गोट एन आइडिया ऑफ टू पार्टनर्स। अब ये दो पार्टनर एक कंपनी को चला रहे हैं। देखो इस प्ले को लिखने का आइडिया तो वो न्यूज़पेपर में जो घटना देखी थी उससे आया, लेकिन एक कंपनी में दो पार्टनर को जो उसने करा है यहाँ पर, एक स्टीव है और एक मिस्टर जो है, इन दोनों को जिस तरीके से पार्टनर है ये दोनों, वो इब्सन का एक प्ले था द वाइल्ड डक, उससे ये जो आइडिया है टू पार्टनर्स वाला, कंपनी के टू पार्टनर्स, ये यहां से लिया है, ये आइडिया यहां से लिया है। रियल इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट में दो व्यक्तियों ने, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे और एक ऐसे, ऐसा कुछ नहीं था। एक कंपनी थी उसके नाम, वो हो गया। लेकिन यहाँ पर जान के डाला है ये थोड़ा सा। देखो जो रियलिज्म होता है, जो फैक्ट होते हैं, वो तो ऐसे कैसे ही, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो ये जो टू पार्टनर्स वाली थ्योरी ली है आर्थर मिलर ने, कि दो पार्टनर दिखाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इब्सन, इब्सन का नाम, गाल्सवर्दी का नाम और जॉर्ज बर्नेट शॉ का नाम, ये तीन नाम जो होते हैं, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम प्ले लिखा करते थे। और ये भी प्रॉब्लम प्ले है एक, जो आज आर्थर मिलर का जो हम पढ़ रहे हैं, ऑल माई सन्स, ये भी एक प्रॉब्लम प्ले जो उस समय की समस्या होती है, करंट इश्यूज। ये है कि भाई पैसा कमाना गलत तरीके से चल रहा था बहुत ज्यादा समाज में। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आर्थर मिलर ने इस प्ले को लिखा है कि भाई ऐसा भी नहीं, इतने भी नीचे मत गिर जाओ कि अपने देश के साथ गद्दारी कर दो पैसे के लिए, और तुम्हारे बच्चों ने भी स्वीकार नहीं करा, फिर क्या फायदा है ऐसे पैसों का जो तुम बच्चों को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, देखो बच्चे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाया है अर्थर मिलर ने इसमें। देर आर थ्री एक्ट्स इन दिस प्ले, छोटी सी कहानी है, थ्री एक्ट में है। द इवेंट्स ऑफ दिस प्ले टेक प्लेस इन अर्ली संडे का दिन दिखाया गया, मॉर्निंग का, अगस्त में 1947। तो 1947 की संडे का दिन दिखा दिया जब ये प्ले जो है स्टार्ट, मतलब अब कहानी की जो स्टार्टिंग है वो दिखाई गई है। 1947 में पब्लिश हुआ, तो 1947 में अगस्त का दिन दिखा दिया। अब आप कहोगे सर अगस्त तब वर्ल्ड वार तो नहीं है, तो वर्ल्ड वार नहीं है तो क्या हुआ, 3 साल, 3.5 साल पुरानी घटना के बारे में ही तो बात आएगी। उस समय वो हो गया था, तो ये दिखाया था वर्ल्ड वार सेकंड में किस तरीके से घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर अगस्त का मॉर्निंग दिखाई है संडे की, 1947 मॉर्निंग का समय था। और किस तरीके से प्ले एंड होता है, 2 बजे नेक्स्ट डे, मतलब सुबह मॉर्निंग में 2 बजे के करीब मंडे आ जाता है। तो इतनी देर में 18 घंटे का मतलब टोटल प्ले है। इट टेक्स ओनली 18 आवर्स टू कंप्लीट। मतलब जो कहानी है, इसलिए कहा जाता है यूनिटी ऑफ टाइम, इसी तो बोलते हैं कि भाई 18 घंटे की सारी कहानी दिखा दी, तो यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ प्लेस भी है इसके अंदर। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है कि सारी कहानी एक ही जगह पे, उस आंगन में ही है, घर में भी नहीं है, बस वहीं पे ही सारी की सारी स्टोरी क्रिएट। ऑल माई सन्स एक मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले है। तो प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, जिसमें करंट में जो समस्याएं चल रही होती है, सामाजिक समस्या, उसे अगर कोई राइटर अपने ड्रामे के अंदर शो कर दे, तो वो प्रॉब्लम प्ले होता है। ये काम बहुत ज्यादा जो किया करता था जॉर्ज बर्नेट शो करता था। और
गाल्सवर्दी, ये दोनों के नाम तो बहुत ज्यादा आते हैं। इब्सन भी था जुड़ा हुआ, या इसने भी ये प्रॉब्लम प्ले लिखा है। जितनी भी घटनाएं हैं इस प्ले की, वो सारी की सारी मिड वेस्ट ऑफ यूएस, यूएसए में जो इनका जगह है, जो केलर फैमिली का जो घर है, वो वेस्ट के बीच में पड़ता है, मतलब पश्चिम में, यूएसए के, अमेरिका के। ऑल माई सन्स गेट्स द टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर प्ले इन 1947। हालांकि अर्थर मिलर एक ऐसे राइटर है जिन्हें बहुत तरीके के अवार्ड मिले हैं, जिसमें एक अवार्ड इन्हें बहुत ज्यादा, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पल्टीजर प्राइज इन्हें मिला है। लेकिन इन्हें एक टोनी अवार्ड भी मिला। ये टोनी अवार्ड जो मिलता है, ये एक अच्छे ऑथर के लिए मिलता है। जैसे आपने कभी कभी ये जो फिल्म महोत्सव होते हैं जिसमें ऑस्कर अवार्ड होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा बेस्ट हीरो के लिए अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, या बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड होता है। ऐसी एक बेस्ट डायरेक्ट ऑथर का भी अवार्ड होता है, लिखने वाला इसमें। तो ये बेस्ट ऑथर अवार्ड होता है कि भाई सबसे अच्छा राइटर जो है 1947 में, तो वो अर्थर मिलर को दिया था बेस्ट ऑथर प्ले। ऑथर लिखने वाला, प्ले लिखने वाला, सबसे बेहतरीन राइटर, उसका अवार्ड जिसे टोनी अवार्ड कहा गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थर मिलर को मिला है। ये प्ले डेडिकेट हुआ है इलिया कैसन। अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई पोयम उसे डेडिकेट हुई है, कोई प्ले उसे डेडिकेट, चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है एकदम, कि ये डेडिकेट हुआ है। और यही किसके डायरेक्टर भी है जिन्होंने इसे, मतलब डायरेक्टेड किया है स्टेज पर। द मेन थीम ऑफ दिस प्ले इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेन थीम है, सामाजिक जिम्मेदारी इंसान को सोचनी चाहिए। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के साथ कुछ ऐसा ना करें। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थीम ऑफ दिस प्ले। जॉ केलर जो है वो एक सेल्फिश बिजनेसमैन है। भाई वो तो बड़ा सेल्फिश है, आप देख ही रहे, तो मैंने कहानी बताई थी इससे पहले आपको, कि किस तरीके से मतलब अपने स्वार्थ के लिए, मतलब देश के साथ गद्दारी कर दी। कोई मरे गिरे कोई मतलब नहीं। ये 60 ईयर ओल्ड है, बताओ कहाँ लेके जाएगा पैसा। ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट इन दिस प्ले, और एक मतलब उद्योगपति है, इंडस्ट्री है उसकी अपनी, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और इंजन जो है इसके बनाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह के। तो ये व्यक्ति है जॉकलर, जिसने, इसके नाम से भी याद रह जाएगा, किलर लिख रहा है ना, तो मतलब इसने मार दिए 21 व्यक्ति। कैट किलर जो है वो इसकी वाइफ है, 50 साल की उम्र होगी। स्टीव जो है वो इसका पार्टनर है। स्टीव डीवर जो है, इसका डीवर इसका गोत्र है। स्टीव डीवर इज द पार्टनर ऑफ जो किलर। इसे ही फंसा दिया जो ने, अपने आप निकल गया और बता दिया कि मेरा ये पार्टनर है। पुलिस इसे पकड़ के ले गई, और किस चालाकी के साथ अपने आप को एब्सेंट दिखा दिया कि जी मैं तो बीमार था, मुझे तो पता नहीं था कि ये डिफेक्ट पीस क्यों लगा दिए इंजन के अंदर। तो अपना आप बच गया, और 3.5 साल से जेल में जो पड़ा है वो स्टीव पड़ा है। क्रिस जो है वो छोटा बेटा है जो का, और बड़ा बेटा लैरी है। वो सोचता है कि समाज जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार से। 26 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ा सामाजिक लड़का है। तो बेटे कितने सामाजिक है, पिता इस तरीके के काम कर रहा है, तो 26 ईयर ओल्ड है। अब ये जो क्रिस है, ये अपने भाई की जो मंगेतर थी, उसी से ही इसे भी लव हो जाता है। ये फिर उसी से शादी करना चाहता है, जबकि इसकी मदर मना करती है। वो कहती है कि मेरा बेटा अभी भी आएगा वापस, वो मरा नहीं है। उसे थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, इन चीजों में विश्वास था, और पड़ोसी ने, जो हॉरोस्कोप बनाता है, उसने बता भी दिया था कि उस दिन तो नहीं मर सकता। वो दिन तो, जिस दिन क्रैश हुआ था प्लेन, तो वो तो ऐसा दिन था जो बड़ा शुभ दिन है। उस दिन नहीं हो सकता कुछ ऐसा। तो वो तो अलग तरीके से मरा था, किसी को पता भी नहीं था अभी तक। वो तो मिसिंग चल रहा था, मतलब वैसे देखे तो मिसिंग था, डेड बॉडी किसी के सामने नहीं आई थी। लैरी जो है वो बड़ा बेटा था जो क्लर्क का। ही इज इन द सर्विस ऑफ मिलिट्री, वो एयर फोर्स में ही था। तो वो इस सर्विस में था और युद्ध पे गया भी था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध हुआ था। दोनों, क्रिस और लैरी, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध लड़ा है अपने कंट्री के लिए। तो देखो बच्चे कैसे युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, देश के लिए चल रहे हैं, अपने जान को रख रखी है हथेली पर, और पिता ने कितना बुरा काम करा था, ये भी आपने देखा। लेरी कुड नॉट कम बैक फ्रॉम दिस वॉर, वो नहीं आ पाया। उसके पीछे कारण ये नहीं था कि वो उसमें मर गया था एक्सीडेंट में, बल्कि उसे बाद में पता लगा कि जो ये सारा कुछ हुआ है, जो इंजन में कमी की वजह से एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें वो इंजन जो बनाया है वो मेरे पिता ने बनाया है। मेरे पिता दोषी है, और वो दोषी 21 बच्चों के दोषी है, 21 पायलट
मरे हैं इस हादसे में। तो इस गम से पीड़ित होकर के एक लेटर लिखा अपनी बिलव्ड को, अपनी फैंसी को, एन को, एंडीवर को, जो इसी पार्टनर स्टीव की बेटी थी। उसे लेटर लिख करके कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे पिता का नाम इसमें आया है, मैं किस मुंह से मतलब समाज में निकलूंगा, तो ऐसे करके वो आत्महत्या की थी। और वही लेटर बाद में जो कैट किलर को ये बात पक्की कराता है कि उसका बेटा मर चुका है। और जो को अपने अंदर बहुत ज्यादा मतलब पश्चाताप, रिपेंटेंस होता है कि भाई गलत कर दिया मैंने, बताओ मेरा किसके लिए मैं कमा रहा था, मैंने बच्चे ही खो दिए अपने। एंड डीवर जो है वो एंगेज थी लैरी से, तो लैरी तो मर ही गया। सी इज 26 ईयर ओल्ड है, सी इज द डॉटर ऑफ स्टीव डीवर जो है उसकी बेटी है। मतलब वही जो का पार्टनर है, जो जेल में है आज, उसकी बेटी है। इसने भी अपने पिता से नाता तोड़ दिया था जब पता लगा कि मेरे पिता ने गलत काम करा। और इसके भाई जो था जॉर्ज, उसने भी तोड़ दिया था। लेकिन बाद में जॉर्ज जब वकील बन जाता है तो वो एक बार मिलता है अपने पिता से, और तब उसे पता लगता है सच्चाई का कि इसमें जो गलती है, मेरा पिता इनोसेंट है, और जो मेन क्राइम जो किया है वो मिस्टर जो ने किया है। जॉर्ज डिवर वो बड़ा भाई है एन का, और वो 31 साल का है और स्टीव का बेटा है। तो स्टीव का तो बेटा हो ही जाएगा। तो ये एक परिवार स्टीव का परिवार है, जिसमें उसके दो बच्चे हैं, बड़ा लड़का है जॉर्ज और छोटी लड़की है एन। और एक परिवार जो का है, जिसमें दो बेटे हैं उसके। बड़ा बेटा लैरी है जो गया था और वापस नहीं आया युद्ध में, और दूसरा बेटा जो है वो क्रिस है, और उसकी वाइफ है कैट। तो ये दो परिवार जिसमें 7 मेंबर्स, और इन्हीं की टोटल कहानी है। बाकी जो और कैरेक्टर्स है वे सब पड़ोसी है, थोड़े बहुत समय के लिए दिखाए गए हैं इस प्ले के अंदर। जैसे ये डॉक्टर जिम बेलिस है, ये 40 साल का है बूढ़ा व्यक्ति, और ये वही मतलब 40 साल का है, और वहीं पर जो है आंगन में बैठा है सुबह मॉर्निंग के टाइम में। और डॉक्टर जिम जो है वो बड़ा नाराज है विद हिज मैरिड लाइफ से, तो वो मतलब छोटी सी वो कहानी सी बताता है अपनी। ही इज क्लोज फ्रेंड है केलर फैमिली का। ही पासिस हिज फ्री टाइम इन द बैकयार्ड ऑफ केलर्स फैमिली के बैकयार्ड में, फ्री टाइम यहाँ पे बिताता है वो, तो वहीं पर बैठा है। शू बेलिस इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर जिम, डॉक्टर जिम की वाइफ है शू। तो बस इनका कैरेक्टर का नाम ही याद रखना है आपको, 40 साल की है। टॉमी जो है वो बेटा है डॉक्टर बेलिस का, और फ्रेंड है बर्ट का। बर्ट जो है एक छोटा लड़का 8 साल का, वो खेल खेलता है मिस्टर जो के साथ, वो भी जेल से ही जुड़ा हुआ खेल खेलता है। उसका भी थोड़ा सा जिक्र है। बर्ट इज 8 ईयर लिटिल बॉय है, और हु लिव्स इन नेबरहुड, तो वो भी उस आंगन में दिखाई दिया उस दिन। बस ये कैरेक्टर थे टोटल। और दो और है, फ्रैंक लूबी और उसकी वाइफ है लीडिया। फ्रैंक लूबी 32 ईयर ओल्ड है, ये भी पड़ोसी है। यही वो फ्रैंक है जो होरोस्कोप बनाता है लैरी की, और जिसकी वजह से ही कैट केलर जो है वो ये मानती है कि भाई मेरा बेटा जिंदा है। तो वही है ये फ्रैंक लूबी। इसकी जो वाइफ है वो है लीडिया लूबी। वाइफ है फ्रैंक की, वो 27 ईयर ओल्ड है। और ये लीडिया जो है पहले लव करती थी जॉर्ज से। जॉर्ज वही स्टीव का बेटा, एन का भाई, जो कि वकील बन गया और अब कोलंबिया में है। वही जो कोलंबिया से, वहां उसे उसके पिता उसी जेल में बंद है, और आज ये भी रिटर्न करेगा। तो ये लव करती थी, वो जब चला गया युद्ध पे तो इसने शादी यहाँ कर ली इससे। फ्रैंक और लीडिया के 3 बच्चे हैं। जो है इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, मतलब पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द है। जो ये जॉ केलर है, जो 60 ईयर ओल्ड है, जो बिजनेसमैन है, सेल्फिश है, और इसी के ऊपर पूरी कहानी है। लास्ट भी इसी से ही होता है जब ये अपने आप को मार लेता है अपनी गन से। द नेम ऑफ जो किलर्स की फर्म का नाम क्या है? तो जे ओ किलर एंड सन। देखो इसी के नाम से है, स्टीव का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। इस पूरी फर्म का नाम है जे ओ किलर एंड सन। दिस प्ले स्टार्ट्स इन द बैकयार्ड ऑफ जॉ किलर हाउस के बैकयार्ड से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये प्ले जो स्टार्ट होता है, ये जो आंगन का पीछे का हिस्सा, मतलब आंगन है मकान के पीछे उसके होता है। वो बड़ा सा ऐसे खुली सी जगह है, और वहीं पर ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में जो केलर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो। ये प्ले दिखाता है, मॉर्निंग है, बसंत ऋतु का टाइम था, अगस्त का महीना था, और बसंत ऋतु का टाइम था, वो दिखाया जाता है इसमें। जो एंड कैट, दोनों हस्बैंड और वाइफ, वो सोचते हैं अबाउट देयर बोथ सन्स इन द मॉर्निंग। अपने दोनों बेटे के बारे में ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेरी के बारे में भी सोच रहे हैं, मे भी।
जो गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ सिलेंडर हेड फॉर P-40 एयरक्राफ्ट। अब ये थी वो कि जो के बारे में जब ये सोचते हैं तो यहाँ वो सारी चीजें आती है निकल करके, पुरानी बातें, कि इसे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो किस चीज का मिला था। सप्लाई ऑफ सिलेंडर हेड होता है, वो लगता है इंजन में। और फॉर P-40 एयरक्राफ्ट था। अगर आपसे नाम पूछ ले ना किसी एयरक्राफ्ट, कौन सा एयरक्राफ्ट था जो कि ब्लास्ट हुआ था जिसमें 21 पायलट्स जो थे वो मर गए थे, तो वो P-40 एयरक्राफ्ट था। ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट था P-40। और इसमें सिलेंडर हेड इंजन में लगाया जाता था, उसको मैन्युफैक्चर, उसकी सप्लाई का ऑर्डर मिला था जो को। तो मतलब गवर्नमेंट से मिला था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इज सीन इन 120 सिलेंडर हेड्स में। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, ये पता था इसे। दे हैव माइनर क्रैक्स, क्रैक्स थे तो वो लगाना नहीं चाहिए था, इन्होंने लगा दिए। और ये सोच के लगा दिए कि अरे ऐसा है, फिर पता नहीं युद्ध चल रहा है, फिर ये माल हमारा कभी बिकेगा नहीं बिकेगा, मतलब लालच आ गया। जो एडवाइस देता है स्टीव को फोन पर, टू रिपेयर द क्रैक्स अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट कैंसिल। अब उसे ही रिपेयर करके लगा दो, इसे माल को दे दो। जैसे सपोज करो कोई डिफेक्ट पीस आपके पास हो किसी चीज का, भाई इसे ऐसा करो थोड़ा सा रिपेयर करके और यही चला दो माल को। ऐसे ही स्टीव को इसने ऑर्डर दे दिया, और स्टीव ने वो इसके कहने पे कर दिया। मतलब ये अपर है उसके मुकाबले, इसका ऑर्डर चलता है स्टीव के सामने, तो इसके नाम से फर्म भी है, तो स्टीव ने कर दिया ये काम। ड्यू टू दैट डिफेक्ट, इसी डिफेक्ट की वजह से 21 यंग पायलट्स जो थे वो मारे गए थे एयर क्रैश में। तो ये हुई, हत्या करी है इसने एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप। जो एंड स्टीव आर फाउंड गिल्टी इन दिस इंसिडेंट। इस एक्सीडेंट में इन दोनों को गिल्टी बनाया गया, लेकिन जो छूट गया, स्टीव फंस गया, इसी ने फंसा दिया उसे, जबकि असली फॉल्ट इसका था। जो कहता है कि ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस एक्सीडेंट, मैंने नहीं कराया, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं था। दीज पीसेज वर प्रिपेयर्ड, जब ये पीस बनाए जा रहे थे। ही वॉज इल एट दैट मोमेंट, कहता है मेरे तो फ्लू की बीमारी हो गई थी, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके अदालत में, और अपने आप को बरी कर लिया, मतलब निकाल लिया, फंसा ही नहीं था। और स्टीव को फंसा दिया, सारा इल्जाम उस पे लगा दिया इसने। तो ये काम करा था इसने जो गलत था बिल्कुल। कोर्ट ने जो के अपील को सुना और फिर मेक्स हिम फ्री, उसे आजाद कर दिया। लेकिन स्टीव को इम्प्रिजनमेंट हो गई। ये तो बहुत बड़ा मुकदमा है, देशद्रोही का मुकदमा चलता है। जो मेक्स हिमसेल्फ प्रोस्पर, अपने आप को प्रोस्पर करने लगा। 3.5 साल हो गए उन बातों को प्रोस्पर करना। प्रगति करी खूब इन द बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स लाइक, फिर प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, फिर तो पता नहीं क्या क्या चीजें बनाने लगा। और आज बहुत पैसे वाला हो गया है मिस्टर। वेन लैरी कम्स टू नो, जब लैरी इसका बड़ा बेटा जो युद्ध में गया था, जो खुद एक मिलिट्री में था, जब उसे पता लगा रियलिटी का अपने पिता की, तो उसने आत्महत्या कर ली और एक लेटर लिख दिया अपनी बिलव्ड के नाम कि मैं इसलिए मर रहा हूं। वो भी लिखा था। बिफोर हिज सुसाइड लैरी राइट्स ए लेटर फॉर एन डीवर के नाम, उसने लेटर भी लिख दिया था। जॉर्ज और एन, ये दोनों भाई बहन हैं जिनके पिता को फंसाया गया था। ये जॉर्ज बड़ा भाई है एन का। दोनों सोचते हैं कि स्टीव गिल्टी है, भाई उन्हें तो शुरू में यही है जब सजा सुना दी। सो इसीलिए दे ब्रेक ऑफ ऑल द कनेक्शन विद हिम, अपने पिता से दोनों के दोनों कनेक्शन तोड़ देते हैं। लेकिन जब जॉर्ज फिर वकालत का कोर्स करता है तो इसके मन में एक दिन आता है कि क्यों ना मैं मिल लूं। तो जब ये मिलता है तो इसकी फिर आंखें खुल जाती है। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे, इसका पिता बताता है कि मेरी गलती नहीं थी बेटे, उसकी गलती थी सारी। क्रिस कॉल्स एंडीवर को इन हिज होम, क्रिस अपने घर बुलाता है एंडीवर को। पहले बहुत बार आती थी, अब फिलहाल जब ये प्ले चला तो उस दिन आई हुई है वो। एट प्रेजेंट सी इज लिविंग इन न्यूयॉर्क। अब वो न्यूयॉर्क में रह रही है तो वो उसे बुला लेता है। जॉर्ज गोज टू स्टडी लॉ एंड बिकम्स ए लॉयर, वो लॉयर बन जाता है। जॉर्ज जो है वो लॉयर बनता है कि भाई उसने फिर ये लॉयर का कोर्स कर लिया। एन बिगिंस टू लव क्रिस, अब एन जो है वो क्रिस से लव करने लगी है। मतलब पहले उसके भाई से लव करती थी, लैरी से वो मर चुका है, अब क्रिस से लव हो गया है। उससे मिलना चाहती है, लेकिन कैट किलर सोचती है कि दैट सी विल बी द वाइफ ऑफ लैरी, कि वो तो लैरी की वाइफ बनेगी। मतलब सब भी विश्वास है कि लैरी वापस आएगा, बिकॉज सी इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सन्स डेथ। वो अपने बेटे की डेथ से आज भी अवेयर नहीं है, और बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, उन चीजों पर विश्वास करती है कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। एन एप्पल ट्री इज प्लांटेड इन द मेमोरी ऑफ लैरी। ये एप्पल ट्री था जो कि गिर गया था एक दिन पहले, तूफान आया था तो ये एप्पल ट्री टूट गया था।
और ये याद में लगाया था, लैरी की याद में, उसी आंगन में बैकयार्ड में लगाया गया था। कैट आस्क फ्रैंक से पूछती है टू प्रिपेयर, उससे कहती है टू प्रिपेयर लैरीज हॉरोस्कोप, बनवाती है उससे, राशि बनवाती है उसकी, जैसे जन्म पत्री टाइप में। फ्रैंक प्रिपेयर्स इट, वो उसे प्रिपेयर करता है, और सी कम्स टू नो, उसके माध्यम से इसे पता लगता है कि उसका बेटा लैरी अभी भी जीवित है, थ्रू दिस हॉरोस्कोप। उस राशिफल से, जन्म पत्री से उससे पता लगता है कि भाई उसका बेटा अभी जिंदा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वो दिन उसके लिए शुभ था, अशुभ नहीं था, तो वो मर नहीं सकता, ऐसा मानना था कैट का। क्रिस और एन दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कैट एग्री नहीं है इस मैरिज से, क्योंकि उसे उम्मीद है कि बेटा अभी मेरा आएगा। जो सिंपैथी दिखाता है, अब वो तो झूठी सिंपैथी दिखा रहा है एन के प्रति और जॉर्ज के प्रति, कि भाई उसका पिता, भाई है तो ये दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों दोस्त थे, दोनों दो बिजनेस कर रहे थे एक ही जैसा, वो चला गया जेल में, तो ये सिंपैथी दिखा रहा है दोनों के प्रति। और उन्हें एश्योर करता है फॉर सपोर्टिंग देम एंड देयर फादर स्टीव, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, ऐसे भी कहता है। जॉर्ज मीट्स हिज फादर, अब जॉर्ज अपने पिता से मिला, क्योंकि अब उसने वकालत कर ली थी तो वो चला गया। और स्टीव से मिलता है, कोलंबिया गया, एंड कम्स टू नो, तब उसे पता लगा कि उसके पिता जो है वो गिल्टी नहीं है, और जो है, जो पार्टनर है, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर दैट ट्रेजेडी। इस पूरी घटना का, ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ था उसका जो मुख्य दोषी है वो जो है, ऐसा अपने पिता से पता ऐसे लगता है। जॉर्ज ये सारी बातें अपनी बहन एन को बता देता है, पहले फोन पे बताता है, फिर आ जाता है वहीं पर, क्योंकि 18 घंटे में ये प्ले खत्म होगा, तो ये तभी यहाँ आकर के मिलता है, और इससे कहता है इनसे कि हमें कैसा भी रिश्ता नहीं रखना है इस परिवार से। जॉर्ज क्रिस से मिलता है, उसे बताता है कि उसके पिता जो है ना, वो मेन कल्प्रिट है। अब यहां से टर्निंग होता है, मतलब कहानी घूमती है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना, जो क्रिस है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, और जो इसे जब पता लगा कि मेरे पिता ने ऐसा करा, तो इसे भी बड़ा धक्का लगा, जैसे इसके भाई को लगा था। जॉर्ज एडवाइस देता है अपनी सिस्टर को कि अब तुम्हें क्रिस से भी नहीं मिलना है, क्योंकि उसके पिता ही जिम्मेदार है, इस क्रिटिकल कंडीशन जो हमारे पिता के साथ कंडीशन जो बनी है ना, उसके पिता जिम्मेदार है। जब क्रिस पूछता है हिज फादर, व्हेन व्हेन क्रिस आस्क हिज फादर अबाउट इट, अब क्रिस ने अपने पिता से पूछा, बताओ भाई इसके बारे में, तो वो कन्फेस कर लेता है इस बात को, कहता है कि हाँ मेरी गलती, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जब स्टीव ने सारी बात बता दी, तो वो मान लेता है एक ही झटके में। जो क्रिस को बताता है कि दैट ही डिड सो फॉर सेक ऑफ हिम एंड हिज फैमिली, कि अगर मैंने कुछ भी करा है, गलत सलत जो भी करा है, वो मैंने तुम्हारे लिए और पूरे परिवार के लिए करा है। तो मतलब ऐसी बातें ज्यादातर जो पिता होता है फिल्मों में, यही होता है सीन लास्ट में, कि अरे मैंने जो भी करा है वो मैंने करा तो अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए करा है, तुम्हारे ऐशो आराम के लिए करा है। एन शोज द लेटर टू लेटर ऑफ लैरी, का जो लेटर एन के पास था वो कैट को दिखा देती है, ताकि सी में बिलीव इन द सुसाइड ऑफ लैरी। अब उसे विश्वास तो हो जाए, वो तो विश्वास ही नहीं कर रही है मेरा बेटा मर गया है, और अगर उसे विश्वास नहीं हुआ तो वो मैरिज के लिए नहीं कहेगी। तो अब वो लेटर वो दिखा देती है, और अब उसे विश्वास हो भी जाता है। आफ्टर रीडिंग दैट लेटर, जो को रियलाइज हो जाता है, अब जो उस लेटर को जब वो उसे दिखाते हैं ना, जो भी सुन लेता है उस लेटर में जो लिखा था, और जो रियलाइज करता है कि द कोज ऑफ हिज सुसाइड, उसका जो सुसाइड के कारण जो हुआ था, वो कारण क्या था, कि वो खुद था, वो अपने आप को अब सोचता है कि भाई मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। यहाँ उसका दिमाग जो है वो पलटता है बिल्कुल, अब वो सोचता है जीने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने बेटे को भी मार लिया, और दूसरा बेटा भी नाराज है। जो फील्स दैट हिज सन, क्रिस जो था, वांट्स टू सेंड हिम इन जेल, उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि मेरा बेटा मुझे जेल भेजेगा ये। अब बात चल रही थी ना क्रिस से, तो क्रिस जिस तरीके से बात कर रहा था कि जेल, तो इससे ज्यादा मैं जेल जाऊंगा फिर ऐसा होगा, तो ये आत्महत्या कर लेता है। जो अपनी वाइफ से कहता है, कैट से, दैट ऑल पीपल आर अर्निंग मनी, वो कह रहा है "बे, सभी दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, इफ ही गोज टू जेल, अगर मैं जेल जाता हूं, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू गो टू जेल, आधे आधी जनसंख्या को जेल जाना पड़ेगा। मतलब उसका कहना यह था कि अगर गलत काम करने का नतीजा जेल जाना है, तो सब गलत ही कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले स्तर पे सब ऐसी है। जैसे आज अगर आप एक मोटी मोटी सी बात करो भाई, जो जितना पैसे वाला है ना, ज्यादातर सब गलत सलत तरीके से होते हैं। आपने सुना भी होगा भाई, दो तरीके से जो मतलब ब्लैक मनी से ही मतलब
ज्यादा अमीर बना जा सकता है। अगर सीधी सादी जिंदगी मतलब एक, अगर ट्रूथ वाले रास्ते पे चलोगे, सही रास्ते पे चलोगे, तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। तो ये बात सभी कहते हैं, तो इसने भी, हाँ, जो का ये कहना है, तो कहीं ना कहीं अर्थर मिलर ही ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान गलत तरीके से ही आजकल जो ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं ना, वो ज्यादातर गलत तरीके अपना रहे हैं। जो सुसाइड कर लेता है, शूट ऑफ हिज गन, गन से शूट कर लेता है। क्रिस फील्स डिसअपॉइंटेड एट हिज डेथ, हालांकि वो निराश सा होता है क्रिस कि भाई पिता मर गया इस तरीके से। इन द लास्ट ऑफ द प्ले कैट सजेस्ट करती है क्रिस को कि फॉरगेट एवरीथिंग, कि अब पुरानी बातें सब छोड़ दो, अब पिता भी मर गया, सब कुछ हो गया। एंड बिगिन इज न्यू लाइफ, अब अपनी नई जिंदगी जियो, मतलब उसकी मदर उसे इस तरीके से करती है। द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड बिलीव्ड इन द स्टार्स। फ्रैंक, अब ये फ्रैंक कौन था जिसने होरोस्कोप बनाई थी, एक तरह से एस्ट्रोलॉजर कह सकते हो आप इसे। वो उसने, उसकी लाइन है ये, और थोड़ी सी ऐसी है फेटलिस्टिक लाइन, मतलब थोड़ा भाग्य के ऊपर, कि द ग्रेटेस्ट मैन जो होते हैं, हु एवर लिव्ड बिलीव्ड इन द स्टार, जो ग्रेटेस्ट मैन होते हैं ना, वो हमेशा स्टार में बिलीव करते हैं, स्टार होते हैं नक्षत्रों में। जब इसकी बात पे विश्वास नहीं करा जा रहा था, तो इसने ये बात बोली थी कि महान व्यक्ति जो भी हुए हैं ना, सबने नक्षत्रों पे, अपने शुभ अशुभ पर, एस्ट्रोलॉजी पर, इन चीजों पे विश्वास करा है महान व्यक्तियों ने। तो ये फ्रैंक का कहना था, और इसकी एस्ट्रोलॉजी जो थी वो कहीं ना कहीं तक मतलब गलत नहीं थी। इसने ये कहा था कि वो उस दिन नहीं मर सकता, मतलब ऐसा इसका कहना था। ग्रो अप, बिकम वेल्दी, एक्वायर प्रॉपर्टी, दिस इज द टैग लाइन ऑफ अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम की जो टैग लाइन है, मतलब जो उसका मेन थीम है कि भाई क्या होते हैं अमेरिकन ड्रीम, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है। ग्रो अप, आगे बढ़ो, बिकम वेल्दी, पैसा कमाओ, एक्वायर प्रॉपर्टी, प्राप्त करो, मतलब वही है ना जो मैंने कहा था, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो। ये अमेरिकन ड्रीम की टैग लाइन है। स्टेनबर्ग जो है ये क्रिटिक है एक, जो फाइंड्स दिस प्ले, पाते हैं इस प्ले में कि इन द ट्रेडिशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम प्लेज ऑफ इब्सन, शो एंड गाल्सवर्दी, जैसे गाल्सवर्दी, इब्सन और जॉर्ज बर्नेट शो लिखा करते थे प्रॉब्लम प्ले, वही उसी लाइन पे लिखा है ये वाला प्ले जो लिखा गया है, ऐसा मानना है स्टेनबर्ग का। क्रिस है जस्ट फुल्ली रियलाइज्ड दैट, अब क्रिस पूर्ण रूप से रियलाइज हो गया, महसूस कर लिया उसने, दैट जो नोइंगली सप्लाइड, जानबूझकर जो ने सप्लाई किया था डिफेक्टिव एयर प्लान इंजन पार्ट्स जो थे ना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उन्होंने जानबूझकर किए थे, कॉजिंग द डेथ ऑफ 21 पायलट्स, जिसका कारण बने 21 पायलट की मौत। ये बात जब जॉर्ज बताता है जो को, इसे सॉरी क्रिस को, और फिर क्रिस को ये बात एहसास हो गया कि भाई ये कारण बना, इसने जानबूझ के करा। एक होता है चलो गलती से भी हो जाता मेरे पिता से, लेकिन जानबूझ करके करा है। वंस, अब दोनों बाप बेटों में थोड़ी सी बहस होती है, और वे थोड़ा बड़ी स्पीच है, मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना कि समाजवाद को लेकर के स्पीच समझो आप, जो की और क्रिस की ये बहसबाजी है। तो यहाँ क्रिस अपने पिता से क्या कहता है, वंस एंड फॉर ऑल यू कैन नो देयर इज ए यूनिवर्स ऑफ पीपल आउटसाइड एंड यू आर, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल यू कैन नो, तुम्हें जान लेना चाहिए कि एक यूनिवर्स ऑफ पीपल भी आउटसाइड, बाहर, मतलब तुमसे बाहर भी व्यक्ति रहते हैं, मतलब अपने घर की बात तुम सोच रहे थे, तो उससे बाहर भी जरा एक बार झांक के देखो, वहां भी व्यक्ति रहते हैं, एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल टू इट, तुम ही जिम्मेदार हो उन सबके। एंड अनलेस यू नो दैट, यू थ्रू, और जब तक तुम इस बात को जानते ना, यू थ्रू अवे योर सन, बिकॉज दैट्स वाई ही डाइड, और जब तक तुम इस बात को जान पाते, तुमने अपने बेटे को भी फेंक दिया, खो दिया, बिकॉज दैट्स वाई, यही कारण था, ही डाइड, वो भी इसी वजह से मरा है। तो अपने पिता से बोल रहा है। इसकी इन स्पीचेज को सुन के ही तो जो को बहुत ज्यादा अपने अंदर बहुत हताश सा हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा भी जो है ना, तुमने अपना बेटा लैरी भी खो दिया इसी चक्कर में। अब जो क्या कहता है अपने बेटे से, आई एम आस्किन, मुझसे कहा जाता है, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, ए स्ट्रेंजर, अजनबी, आई थॉट आई हैड ए फैमिली हियर, मैंने सोचा कि मेरा मेरा एक परिवार है यहाँ, व्हाट हैपन टू माई फैमिली, कि मेरे परिवार का क्या होगा, मैं तो उसके लिए, मतलब अब भी अपनी सफाई पेश करी थी इसने थोड़ी सी जो ने। आई एम प्रैक्टिकल नाउ, यू मेड मी प्रैक्टिकल, अब मैं प्रैक्टिकल हूं, तुमने मुझे प्रैक्टिकल बना दिया। मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल से मतलब ये कि पापा से तू तड़ाक वाली और इस तरीके की भाषा इसने यूज कर दी थी, कि अब कह रहा मैं प्रैक्टिकल हूं, तुमने बनाया मुझे प्रैक्टिकल, अब मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ बिल्कुल। व्हाट द हेल आर यू, अब पिता को देखो ये लाइन बोल रहा है, व्हाट द हेल आर यू, तुम कितने
बदतमीज हो, यू आर नॉट इवन एन एनिमल, तुम तो जानवर भी नहीं हो। नो एनिमल किल्स हिज ओन, व्हाट आर यू। नो एनिमल किल्स हिज ओन, अपनों को तो जानवर भी नहीं मारते, मतलब जानवर कभी अपने बच्चे को नहीं मारता, तुमने तो अपने बच्चों को मार दिया। व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तुम्हें पता है तुम क्या हो। व्हाट मस्ट आई डू टू यू, तुम्हारे लिए क्या करूं मैं तुम्हारे वास्ते, मतलब तुम्हारे साथ क्या करूं, ऐसे सेंस है उसकी। आई ओट टू टीयर द, मुझे चाहिए टीयर द टंग आउट ऑफ योर माउथ, तुम्हारे मुंह से जुबान खींच लूं। व्हाट मस्ट आई डू, क्या करूं तुम्हारे साथ। क्रिस कह रहा, जो वो बोल रहा था ना, तर्क वितर्क कर रहा था, जो पिता जब तर्क वितर्क कर रहा था तो उसने इतनी बुरी बुरी लैंग्वेज अपने पिता के लिए बोली है। जो हैज प्लेस द ब्लेम ऑन हिज पार्टनर, जो ने अपने पार्टनर, मतलब ब्लेम जो था ना वो प्लेस कर दिया था पार्टनर पर, स्टीव पर, फॉर 3.5 पर, 3.5 साल हो गए अपने उस पार्टनर पर अपना जुर्म जो था वो प्लेस कर दिया था। लैरी हैज बीन MIA, इस MIA का मतलब पूछा जाए आपसे, 3 साल तक वो MIA रहा। MIA का मतलब होता है मिसिंग इन एक्शन, ये भी क्वेश्चन मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना। MIA, मिसिंग इन एक्शन, एक्शन में मिस हो गया, मतलब उसका कहीं वो नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं मिलना नहीं है किसी से बात, मतलब मिसिंग है, वो गुमशुदा है 3 साल से, एक्शन में नहीं है। इस प्ले के अंदर हम पाते हैं सस्पेंस है, लव है, जीलियसटी, ग्रीड, पेट्रेटिज्म और हेट्रेड, सारी चीजें देखने को मिलती है। क्रिस और एन वर वरी, दोनों, क्रिस भी और एन दोनों अब ये शादी करना चाह रहे थे। अब ये थोड़े चिंतित थे अबाउट द डिसीजन ऑफ कैट कलर फॉर देयर मैरिज, क्योंकि कैट कलर जो थी वो इन्हें शादी के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, तो उससे थोड़े से ये परेशान भी थे। कैट सोचती है कि उसका जो बेटा लैरी है विल रिटर्न एंड विल गेट मैरिड विद एन से शादी करेगा। कैट सोचती है दैट इट विल बी चीट फॉर हिम, वो सोचती है कि उसके लिए ये धोखा होगा, अगर मैरिज हो गई इन दोनों की और वो आ जाता है तो वो गलत होगा। कैट आल्सो थिंक्स दैट एन मे टेक द रिवेंज ऑफ हर फादर आफ्टर गेटिंग मैरिड विद हिज सन क्रिस, बाद में फिर ये सोचती है कि कहीं अपने पिता का बदला ना लेने लगे ये मैरिज करके, ये भी सोचती है कैट। जो एंड स्टीव दोनों दोस्त थे, दोनों पार्टनर थे, बिजनेसमैन थे, वर द पार्टनर्स ऑफ ए कंपनी वेयर द गुड्स ऑफ वॉर वर आर मेड, जहां पर युद्ध के सामान बनाए जाते थे, वो एक ऐसी कंपनी के पार्टनर थे। ये कंपनी जो थी गॉट द ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग इंजन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने का काम करती थी। कैट ये कहती है अनविलिंगली, मतलब उसे पता नहीं था, अनजाने में उससे निकल जाता है जॉर्ज के सामने, बिफोर जॉर्ज, दैट जो हैज नॉट बीन इल बिफोर 15 ईयर्स, 15 साल से तो वो बीमार ही नहीं हुए। एंड जॉर्ज कोट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को पकड़ लेता है जॉर्ज। अब यहां उसे उसका जो शक था या उसके पिता ने जो कहा था, सब बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उसने वो देखा था, अब ये वकील हो गया था ना, इसने वो गवाही में मतलब उसमें देखा था क्या एविडेंस देते, तो वो मेडिकल का एविडेंस दे रखा था इसने, मिस्टर जो ने, कि मैं तो बीमार, मुझे फ्लू की बीमारी हो गई थी। लीडिया जो थी वो गर्लफ्रेंड थी जॉर्ज की, बाद में शादी उसने फ्रैंक से कर ली थी। ऑल माई सन्स एक्सपोजेज हाउ प्राइवेट क्राइम्स बिकम पब्लिक सिंस, अब ये जो ऑल माई सन्स प्ले है ये एक्सपोज करता है, अब ये चीज इसी में ही नहीं है, इस प्ले में, ये आर्थर मिलर के कई प्ले में देखने को मिलता है कि गलती तो करता है इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ में और भुगतनी पड़ती है पब्लिक को। देखो एक ऐसी मान लिया मैं शराब पीता हूँ तो मेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं, मेरे लीवर खराब हो रहा है, तो मेरा मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना, दूसरे का तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो ये एक ऐसा मेरा फॉल्ट है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे करते हैं इंसान कि जिससे दूसरे को दिक्कत होती है। ऑल माई सन्स एक्सपोज करता है, ये ड्रामा खोलता है, दिखाता है हाउ, कैसे प्राइवेट क्राइम्स, क्राइम तो प्राइवेट किसी पर्सन ने कर दिया, प्राइवेट क्राइम हुआ है जैसे कि उन्होंने कर दिया अपने घर में, अपनी कंपनी में, बिकम पब्लिक सिन बन जाते हैं, ये पब्लिकली पाप हो जाते हैं इन ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ये चीज ये प्ले दिखाता है कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आजकल औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, और इस समाज में इंसान गलती प्राइवेटली करता है लेकिन पाप जो है वो पब्लिकली फैल जाता है। द फॉलन एप्पल ट्री, जो वो पेड़ गिर गया था, वो इस बात का सिंबल है। कोलैप्स माने ढह जाना होता है, फॉल्स होप, कि वे झूठी आशाएं जो 3.5 साल से बांध रखी थी गिर गई। एंड बरीड गिल्ट, कि वो सारी चीजें जो गिल्ट जो था ना, जो अपराध जो बरी कर रखा था, दफना रखा था, सब खत्म हो गया, इसका मतलब सब वो निकल गया, और झूठी आशाएं जो है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई। ये प्ले क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को, मतलब
जो पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी बिजनेसमैन, उन्हें क्रिटिसाइज करता है, वेयर प्रॉफिट रिप्लेसेस पैकेटिज्म, जहां पर प्रॉफिट जो है वो पैकेटिज्म की जगह ले लेता है, प्लेसेस कर देता है उसे, मतलब प्रॉफिट रिप्लेस कर देता है पैकेटिज्म को, देशभक्ति के को जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। कुछ इंसान हमारे देश में ऐसे भी है कि जो बॉर्डर पे या इधर उधर पैसे लेकर के दूसरे कंट्री वालों को अंदर एंट्री कर देते, प्रॉफिट के लिए अपने देश को इस तरीके से मतलब खतरे में डाल देना। कई बार आपने सुना ब्लास्ट हुए हैं, कभी किसी में देश के भी अंदर के व्यक्तियों के भी नाम आते, भाई बिना देश के अंदर के व्यक्तियों के बाहर के व्यक्ति कैसे इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी घटना, पुलवामा की घटना हुई है, पहलगाम की हुई है, तो वे कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भी व्यक्ति जो है मिले हुए रहते हैं। तो मतलब प्रॉफिट रिप्लेसेस पैट्रियटिज्म, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताओ ये प्ले इस चीज को क्रिटिसाइज करता है, कैपिटलिज्म को, और जहां पर प्रॉफिट जो है वो पैट्रियटिज्म को रिप्लेस कर रहा है, देशभक्ति तो कुछ रही नहीं है। क्रिस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है। अब क्रिस के अंदर बड़ी टेंशन चल रही है बिटवीन लव ऑफ फॉर हिज फादर एंड लॉयलिटी टू ह्यूमैनिटी। अब एक तरफ तो उसके पिता से उसका लव भी है, और दूसरी तरफ उसकी वफादारी मानवता से, मतलब सही क्या है। ऐसी घटनाएं तो आप मूवीज में बहुत देखते हो, कभी कभी चाहे वो हीरो हो, उसके पिता के साथ हो, उसके भाई के साथ हो, पुलिस वाला बन जाता है, तो वो सोचता है कि एक तरफ मेरा भाई है, अपराधी है, उसे पकड़ूं या ना पकड़ूं, और दूसरी तरफ मेरा कर्तव्य है, तो फिर वो ज्यादातर आपने देखा होगा 99% नहीं 100% ही कर्तव्य की तरफ वो दिखाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर वो चीज दिखाना चाहते हैं जो ऑडियंस को मतलब ये लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेरी जो है वो अनसीन है, इसमें कभी दिखाया ही नहीं गया, उसकी प्रेजेंस डोमिनेट करता है, वो प्रभाव डालता है प्ले पर ज्यादा पावरफुली देन लिविंग कैरेक्टर की अपेक्षा, मतलब लेरी का प्रभाव ज्यादा है कि देखो वो मर गया, उसने लेटर दिया, उसकी दो तीन चीजें जो है वो बहुत पावरफुल है कि भाई कितना मतलब कितना लव था उसे देश के प्रति। एन डीवर जो पहले लैरी की मंगेतर थी और अब वो शादी करना चाहती है क्रिस से, रिप्रेजेंट करती है ट्रुथ, वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बिना कॉम्प्रोमाइज के सच्चाई को, वो अपने पिता को भी छोड़ देती है तुरंत ही। मिलर एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं हाउ पेटेटिज्म जो है ना, ये कैन बी मैनिपुलेटेड हो रहा है और पर्सनल गेन के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, पेटेटिज्म को भी कैसे मैनिपुलेट करना होता है, गलत तरीका यूज किया जा रहा है इसमें भी। मिलर क्रिटिसाइज करते हैं आइडिया को दैट सक्सेस जस्टिफाइज अनइथिकल मीन्स, ये जो आइडिया है ना कि सफलता जस्टिफाई कर देती है, अगर आदमी सफल हो गया तो इसका मतलब वो जस्टिफाई कर देती है अनइथिकल मीन्स, गलत तरीकों को भी जस्टिफाई कर देती है सक्सेस। मतलब ये बात ये है, हालांकि ऐसा होता है, लेकिन ये अर्थन मिलर इस बात को गलत सिद्ध कर रहा है, क्रिटिक्स कर रहा है, मतलब ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है इस आइडिया को। लेकिन ये आइडिया, अगर मैं आपको अभी इस आइडिया के बारे में बताने लगूं, तो ये समाज में ये बात हकीकत है कि सक्सेस जो होती है वो अनइथिकल मीन्स को जस्टिफाई कर देती है। जैसे सपोज करो, मैं इसका एग्जांपल दे दूं, अब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे सभी, आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है, अब आपने अनइथिकल मीन्स यूज कर लिया, सपोज करो 2-4 लाख रुपए दे के कहीं बात कर ली आपने, या आप जिस समय एग्जाम दे रहे थे आपने चीटिंग कर ली, या आपकी किसी से बात हो गई, आपने पैसे दिए 4 लाख 5 लाख और आपका नंबर आ गया, आपने या फिर इंटरव्यू में पैसे दे दिए जैसा कि होता भी है, तो आपका नंबर आ गया और एक बहुत होशियार था उसका नंबर नहीं आया। अब दोनों में जब तुलना की जाएगी तो सक्सेस जो होती है वो जस्टिफाई कर देती है गलत तरीके को भी, मतलब ये देखा जाता है भाई अच्छा ये इंसान भाई सफल ये है तो उसे ही पूछा जाएगा। अगर ऐसे ही आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, कोई इंसान चाहे कितना सच्चा है कुछ भी है, जो सफल हो गया, चाहे वो गलत तरीके से हुआ है, चाहे उसने गलत तरीके से वोट खरीद ली उसने, चाहे उसने ईवीएम में कुछ घोटाला कर दिया, अब जो जीत गया जो वो जीत गया, उस पर मोहर लग गई, सारी दुनिया देखो अब उसकी तरफ कोई जाएगी। जो जो हारा है, चाहे वो एक वोट से हारा है, चाहे वो कितना अच्छा इंसान है, उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन जो जीत गया उसे देखेगा। तो सक्सेस जो है जस्टिफाई कर देती है अनइथिकल मीन्स को, ये बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। लेकिन इस बात को अर्थर मिलर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, सक्सेस तो इसे भी मिल गई थी मिस्टर जो को भी, लेकिन वो कह रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है, एस्केलेट, तो सीढ़ी होती है ना वो ऊपर को चढ़ती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऊपर को चढ़ता है मतलब बढ़ता है थ्रू कन्वर्सेशन से, कन्वर्स रेदर देन एक्शन, मतलब यहाँ एक्शन नहीं है इस प्ले में, आपने देखा है सब बात ही तो कर रहे हैं,
कहीं एक्शन तो हो ही नहीं रहा, कोई किसी को वो अपने पापा से हाथापाई कर रहा हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसे जॉर्ज आया एन से बात कर रहा है, एन कैट से कर रही है, सब अपने क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन। एक्शन की अपेक्षा कन्वर्सेशन जो है ना, वही कॉन्फ्लिक्ट को एक्सीलेट कर रही है, बढ़ा रही है। और मेकिंग इट ए डायलॉग ड्राइवन ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी ड्राइव, वो डायलॉग ड्राइवन ट्रेजेडी है, एक्शन ट्रेजेडी नहीं है। तो डायलॉग ड्राइवन, डायलॉग ड्राइव हो रहे हैं। द प्ले वॉन द न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले इन 1947 में। ये अवार्ड भी मिला है इसे, न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्ले जो है ड्रॉज स्ट्रक्चरल एंड थीमेटिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी। अच्छा, जो इसका स्ट्रक्चर है प्ले का और जो इसकी थीम है, ये प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंसेस है, प्रभावित है ग्रीक ट्रेजेडी से। और हेनरिक इब्सन के सोशल ड्रामा, जो इब्सन जो सोशल ड्रामा लिखता है, और ग्रीक की जो ट्रेजेडी है उससे प्रभावित होकर के जो थीम है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके का आर्थर मिलर ने बनाया। थ्रो ए रियल इंसिडेंट, एक रियल इंसिडेंट हुआ था, मिलर गॉट इंस्पिरेशन टू राइट दिस प्ले। ये प्ले जो लिखा था वो न्यूज़पेपर में देख करके इसके मन में, माइंड में आ गया कि भाई मुझे इस पे लिखना है। इट इज सेड दैट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में देयर वाज ए कंपनी इन विच द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर वर मेड। एक कंपनी थी, अब ये रियल वाली की बात हो रही है, कि भाई ऐसा कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो एक कंपनी थी जिसमें वॉर से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन। अब ये उस कंपनी का नाम है जो हकीकत में थी। भाई एक कंपनी थी जो इसने अपने प्ले में दिखाई है, वो तो मिस्टर जो की कंपनी है। और एक कंपनी थी जो हकीकत में थी, अब उसकी बात हो रही है। ये जो कंपनी थी गेव सम एयरक्राफ्ट टू अमेरिकन गवर्नमेंट को दिए थे इस कंपनी ने, जो ओरिजिनल कंपनी थी वास्तव में। बट सम एयरक्राफ्ट वर क्रैश ड्यू टू डिफेक्ट पार्ट्स की वजह से कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे, हकीकत में ये था। तो हकीकत वाली कंपनी का नाम भी ध्यान रख लेना। और जो यहाँ पर मिस्टर जो एंड सन्स वाली जो कंपनी है, वो अलग थी, जो इस ड्रामे में अर्थर मिलर ने बनाई है। तो कुल मिलाकर के देखो, ये था प्ले ऑल माई सन्स। इसकी स्टोरी भी समझ में आ गई होगी, अब आपके कैरेक्टर भी याद हो गए होंगे। एक बार जब आप इसे फेर लोगे, आप पीडीएफ में क्वेश्चंस को अगर देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगे, कोई ज्यादा आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी इस प्ले के अंदर। तो ये प्ले आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं अर्थर मिलर के ऊपर। तो अर्थर मिलर पे तो 8-10 क्वेश्चन ठीक ठाक से जो है, प्राइज ने बहुत मिले, इसका पर्टिकुलर प्राइज भी आपको याद रखना है मिलर का, और किस तरीके के ड्रामेटिस्ट रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इनकी बायोग्राफी में कराऊंगा। ठीक है ना। ये था आपका प्ले जो एलटी ग्रेड में लगा हुआ था, ऑल माई सन्स। और ये जो टाइटल है ना ऑल माई सन्स का, ये वही था जब लास्ट में इसके अपने बेटे से बहस होती है, तो तब ये कहता है मरने से पहले कि भाई ये सभी जो मरे हैं ना, ऑल माई सन्स, ये सब मेरे ही बेटे थे और मेरी वजह से मतलब ये मारे गए। तो वो लास्ट लाइन को उठा करके अर्थर मिलर ने मतलब इसे टाइटल दिया ऑल माई सन्स। ऐसे हुआ था इसमें। तो यहीं तक करेंगे इसे।